वेलकम टू एमएलटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है फ्रेंड्स प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक रोगजनक कारक के प्रति मानव शरीर की रक्षा करने की क्षमता कौन सी होती है? एक प्रतिरोध, दूसरा सहिष्णुता, तीसरा प्रतिरक्षा और चौथा अनुकूल या पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर थर्ड, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा इसका करेक्ट आंसर होता है। और प्रतिरक्षा अनुक्रिया यह कि कैसे शरीर जीवाणु, विषाणु और पदार्थों का स्वयं पहचानता है और बाहरी और हानिकारक पदार्थ को शरीर से जो शरीर की रक्षा करता है। और जो प्रतिरक्षा होते हैं वह दो प्रकार की होती हैं, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। और वही उपार्जित प्रतिरक्षा इसके अंतर्गत निष्क्रिय और सक्रिय प्रतिरक्षा आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस रोग का आज तक कोई टीका नहीं बना है? फर्स्ट खसरा, सेकेंड रूबेला, थर्ड HIV एड्स एंड फोर्थ हेपेटाइटिस बी। तो फ्रेंड्स इसमें से खसरा जो 9 महीने में दिया जाता है, रूबेला और HIV एड्स और हेपेटाइटिस बी। तो HIV एड्स के जो टीका है वो अभी तक नहीं बने हैं और हेपेटाइटिस बी का तो बन चुका है। वहीं MMR मिजल्स, मम्स और रूबेला, तो ये तीनों का टीका मिश्रित दिया जाता है या MR मम्स एंड रूबेला का दिया जाता है। दोनों का अभी मिश्रित चल रहा है फ्रेंड्स। और हेपेटाइटिस बी का बर्थ में 0 डोज दिया जाता है और इसके साथ साथ 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह अर्थात 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह में पेंटा के साथ दिया जाता है। यह पेंटा जो वैक्सीन होता है उसमें 5 वैक्सीन का मिला हुआ पेंटा होता है, उसके साथ हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन उसी में मिला होता है, तो इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स। रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक, दूसरा सक्रिय, तीसरा निष्क्रिय और चौथा अधिग्रहित और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर 4, अधिग्रहित। अधिग्रहित रोग उत्पन्न करने वाले जीवों से लड़ने की पोषिता की यह समग्र क्षमता प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा प्रदत्त प्रतिरक्षा कहलाती है। और प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, जो सहज मुक्ति और प्राप्त प्रतिरक्षा। अधिग्रहित प्रतिरक्षा पैथोजन स्पेसिफिक होता है। यह स्मृति की विशेषता होती है। इसमें यह पहली बार एक रोगजनक का सामना करता है और प्राथमिक प्रतिक्रिया नामक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। टीकाकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति की संपत्ति पर आधारित होते हैं, इसलिए यह इसका करेक्ट आंसर है अधिग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, BCG टीकाकरण बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन को किसके प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है? तो BCG को जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है या 1 वर्ष के भीतर दिया जाता है। ऑप्शन है क्षय रोग, दूसरा है पोलियो, तीसरा पीलिया और चौथा हैजा। तो जो BCG होता है उसको इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है और यह जन्म के 1 माह के अंदर 0.05 ml दिया जाता है और 1 माह से लेके पूरा 1 वर्ष के अंदर अगर टीका लगाया जाता है तो 0.01 ml दिया जाता है। 0.1 ml दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ट्यूबरकुलोसिस अर्थात क्षय रोग से बचाव के लिए किया जाता है। कोलेजन एक प्रकार का है, वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर हड्डी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर 3, प्रोटीन। मानव शरीर में कोलेजन बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वे खाल, हड्डियों की मांसपेशियों और सिराओं में पाए जाते हैं। कोलेजन शरीर के विभिन्न संयोजी ऊतकों में मुख्य संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं और वे त्वचा और उपास्थि जैसे संयोजी ऊतकों का एक प्राथमिक संरचनात्मक घटक होते हैं। कोलेजन प्रोटीन में उच्च खाद्य पदार्थ हैं। चिकन, मछली, अंडे का सफेद भाग, खट्टे खाद्य पदार्थ इत्यादि में कोलेजन की प्रचुरता होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट
पेंटोथेनिक एसिड, बी कोबालामिन, 3 बायोटीन, 4 फोलिक एसिड। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर 3 बायोटीन। बायोटीन जिसे विटामिन B7 भी कहा जाता है, बी विटामिन में से एक होता है। यह मनुष्य अन्य जीवों में चयापचय क्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल है। मुख्य रूप से वसा, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के उपयोग से संबंधित है। बायोटीन नाम ग्रीक शब्द का बायोस या जीने के लिए और प्रत्यय इन एक सामान्य रासायनिक प्रत्यय कार्बनिक रसायन विज्ञान में प्रयुक्त से निकलता है। बायोटीन की कमी से अपर्याप्त आहार सेवन दुर्लभ या एक अधिक जन्मजात आनुवंशिक विकारों के कारण हो सकते हैं जो बायोटीन चयापचय को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे आम है बायोटिनिजेट की कमी। इस एंजाइम की कमी कम गतिविधि बायोटीन से की रिसाइकल करने से विफलता का कारण बनती है। अब चलिए अब जान लेते हैं विटामिन ए को रेटिनॉल करते हैं, विटामिन B1 को थायमिल, B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सी फेरॉल एंड विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्न में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के। तो फ्रेंड्स विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक जल पे घुलनशील और एक विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा और जल में घुलनशील अलग अलग विटामिन्स होते हैं, उसको दो कैटेगरी बांटा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर 3 विटामिन जो सी होते हैं वह जल पे घुलनशील होते हैं अर्थात पानी पे। विटामिन सी और विटामिन सी जो होता है यह सामान्य शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन पानी में आसानी से घुल जाते हैं। विटामिन की अतिरिक्त मात्रा मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा जो विटामिन बी होता है वह भी जल पे घुलनशील होते हैं। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत फल होता है और फल में सबसे अधिक आंवले पे मिलता है। इसके बाद संतरे और नींबू, इस तरीके से खट्टे फलों पे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और एक्यूट विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक डिजीज होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त प्लाज्मा का पीएच कितना होता है? 7.4, 7.8, 6.9 या 6.3। तो जो रक्त प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा रक्त का एक तरल हिस्सा होता है जिसमें 92% पानी होता है और जो रक्त में 55% तक की इसकी मात्रा होती है प्लाज्मा की। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक और रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है अर्थात इसका करेक्ट आंसर है 7.4। और मानव शरीर में जो रक्त की कुल मात्रा वजन का 7% होता है और यह औसतन 5 से 6 लीटर होता है। और नर की तुलना में जो मादा होती हैं उसमें आधा लीटर इसमें कम होता है। और यह संक्रमण से भी लड़ता है और तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अस्थि मार्ग में रक्त कोशिकाओं का जो अस्थि मज्जा होता है उसमें रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है। रक्त कोशिकाएं जो लाल कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं जो हड्डियों के मज्जे अस्थि मज्जा पे बनता है। विशेष रूप से कशेरुक या पसलियों, कूल्हे और खोपड़ी और उरोस्थि में बने होते हैं। और रक्त में 4 घटक होते हैं जिसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लेटलेट जो रक्त के थक्का जमाने के लिए कार्य होते हैं। और इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स शरीर में वायरस से बचाव करते हैं जिससे बॉडी फाइटर की रक्षा या शरीर का सैनिक कहा जाता है। प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है जो हमारे रक्त के भीतर घूमती है और क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनियों के साथ बंध बनाकर रक्त का थक्का करती है। और जो रक्त का हम अध्ययन करते हैं उसको रुधिर विज्ञान कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से विटामिन सी के स्रोत हैं? टमाटर, गाजर, दूध, चिकन, लिवर। तो फ्रेंड्स इसमें से जो विटामिन सी है फल्स में होते हैं। तो फल्स में आप देखेंगे यहाँ जो सबसे अधिक जो पाया जाता है वह आंवले में पाया जाता है विटामिन सी, किंतु यहाँ टमाटर ऑप्शन दिया गया है इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह विटामिन
सी जो होता है टमाटर पे पाया जाता है, गाजर पे विटामिन ए पाया जाता है, दूध पे प्रोटीन पाया जाता है और कैल्शियम पाया जाता है, चिकन लीवर से फैट्स पाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता हो सकता है, अर्थात कौन सा रक्त समूह व्यक्ति सभी को ब्लड दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट है ओ, सेकेंड ए, थर्ड बी और फोर्थ ए बी। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा जो होते हैं जिसको जो सभी को ब्लड दे सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आंसर नंबर फर्स्ट ओ जो रक्त ग्रुप होता है वह सार्वभौमिक दाता होता है। और इसमें 4 प्रकार के रक्त ग्रुप होते हैं जिसको हम लोग ए बी और ओ के नाम से जानते हैं। किंतु आपका रक्त समूह उन जीनों से निर्धारित होता है जिन्हें अपने माता पिता से विरासत में लेते हैं। प्रत्येक समूह में तो RH डी पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, जिसका अर्थ कुल 8 रक्त समूह हो जाएंगे, क्योंकि ए पॉजिटिव ए निगेटिव 2 हो गए। उसी तरीके से बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव और ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, तो कुल मिला के 8 रक्त समूह हो जाते हैं। और इसका जो जांच कराने का प्रणाली होता है वह एबीओ मेथड होता है, जिसकी खोज सन 1901 में कार्ल लैंड स्टेनर के द्वारा किया गया था। और रक्त समूह ए जो होता है उसके प्लाज्मा में एंटी बी पाया जाता है। ठीक उसी तरीके से जो आरबीसी के सतह पे पाए जाते हैं उसको एंटीजन कहते हैं और प्लाज्मा में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज होते हैं। तो आरबीसी के सतह पे जो पाया जाता है वह उसका ब्लड ग्रुप होता है। जैसे कि आरबीसी के सतह पे अगर ए एंटीजन पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप ए, बट उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। वहीं अगर जो ब्लड ग्रुप बी है उसके एंटीजन जो आरबीसी में पाए जाते हैं वो बी होते हैं और एंटीबॉडी ए होते हैं। वही जो ए बी होता है उसमें दोनों प्रकार के एंटीजन ए और बी आरबीसी में पाए जाते हैं, किंतु प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होता है। इसी के कारण यह ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वह सर्वग्राही होता है। ठीक इसी के जस्ट अपोजिट हो जाता है कि जो ब्लड ग्रुप ओ होते हैं उसमें कोई भी एंटीजन ए हो या बी नहीं पाया जाता है, किंतु इसका प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो होता है वह दोनों ए और बी दोनों पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त के थक्के के लिए आवश्यक होता है? पेप्टिडेज, एमिलेज, थ्रोम्बोकाइनेज एंड लाइपेज। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है थ्रोम्बोकाइनेज। जो थ्रोम्बोकाइनेज होते हैं रक्त के थक्के प्लेटलेट द्वारा उत्पादित जो एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज द्वारा शुरू की गई एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती है। इसमें प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम लवण शामिल होते हैं और थ्रोम्बिन का उत्पादन करते हैं। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर फाइब्रिन थ्रेड्स या एक तंतु का निर्माण करती हैं जो थक्का बनाने के लिए उसमें जो कॉर्पुल्स होते हैं वह उलझ जाते हैं और विटामिन के आमतौर पर रक्त के थक्का जमाने में मदद करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है थ्रोम्बोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन से एड्स रोग से प्रभावित होने वाला अंग तंत्र कौन सा होता है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है प्रतिरक्षा तंत्र, क्योंकि जो इससे जिसके कारक है एड्स रोग के कारक होते हैं HIV। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, अर्थात जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है प्रतिरक्षा होता है उसको कमजोर करने का। तो इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र का प्रभावित होता है एड्स बीमारी से। फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतने ही तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर पसंद आता है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।